आप नया घर ख़रीदते हैं तो उनमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं वर्सेस अगर आप पुराना घर कोई लेते हैं और उसको रेनोवेट कर लेते हैं। आप कोसेंगे उस वक़्त को जब आपने ये डिसीजन लिया था कि ये मैं घर खुद बना लूँ। नए घर में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप हर एक को खुशी से बताते हैं कि मैंने नया घर खुद बनाया है। सारी उम्र जो मैंने बच्चों की तरबियत की थी, यहाँ उनका बेड़ा गर्क हो गया। हमारे हमसायों के बच्चे ऐसी ऐसी ज़ात की गालियाँ निकालते थे कि मैं परेशान हो जाता था और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि घर आप पुराना लेके उसको रेनोवेट कर लें। इसमें बहुत से मसाइल से आप बच जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। आज की जो वीडियो है ये किसी सेल परचेज़ के हवाले से नहीं है, बल्कि ये एक मालूमाती वीडियो है। आप घर बनाना चाहते हैं तो क्या नया घर बनाएं या पुराना घर ही लेके रेनोवेट कर लें। ये आज का हमारा मौजू है जिसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि अगर आप नया घर ख़रीदते हैं तो उनमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और उसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हो सकते हैं वर्सेस अगर आप पुराना घर कोई लेते हैं और उसको रेनोवेट कर लेते हैं तो उसमें क्या फ़ायदे और नुकसानात होंगे और किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मैंने देखा कि बहुत ही कम वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक मालूमाती वीडियो दी जाए उन लोगों के लिए जो कि घर बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ एक या दो बार ही अपना घर बना पाते हैं। तो आज की वीडियो इनके लिए है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अगर आप वो तफसील से इस वीडियो को देखेंगे, ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मालूमात का ये सिलसिला जारी रहे। शुक्रिया। सबसे पहले अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्लॉट सेलेक्ट करना पड़ेगा। किसी भी सोसाइटी में जहां आप घर बनाना चाहते हैं वहां आप जाएंगे और एक प्लॉट सेलेक्ट करेंगे। अब प्लॉट सेलेक्ट करते हुए ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ से कितनी दूर हैं। जैसे अगर स्कूल या कॉलेज यहाँ से कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, कमर्शियल एरिया यहाँ से कितनी दूर है और बाकी जो फैसिलिटीज़ जो आपको ज़रूरत हैं वो यहाँ से कितनी दूर हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप एक प्लॉट सिलेक्ट करते हैं, पसंद करते हैं और उसको परचेज़ कर लेते हैं। गो कि ये इतना आसान मरहला नहीं होता, लेकिन ये मरहला तय हो जाता है। उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है? अगला प्रोसीजर ये है कि आपके नाम पे प्लॉट हो गया, अब आप पोजेसन के लिए अप्लाई करेंगे। पोजेसन के लिए अप्लाई किया, पोजेसन आपको मिल गया। पोजेसन के बाद आप घर के नक्शे के लिए अप्लाई करेंगे। आपको नक्शा किस तरह का चाहिए, डिफरेंट मुख्तलिफ नक्शे आप देखने के बाद किसी एक जो आप अपने लिए समझते हैं कि ये मुनासिब है, एक नक्शे को फ़ाइनल कर लेते हैं। नक्शा को फ़ाइनल करने के बाद यूटिलिटी के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे बिजली का जो है वो आपको कनेक्शन चाहिए होगा, उसके बाद पानी का कनेक्शन चाहिए होगा, उसके बाद आप फौरी तौर पे गैस के लिए भी अप्लाई करेंगे कि आपको गैस का कनेक्शन भी मिल जाए। वो फौरी तो नहीं मिलेगा, उसमें कुछ साल लगते हैं, लेकिन अप्लाई आपको फौरी करना पड़ता है। तो फौरी तौर पे जो पानी है और जो बिजली है वो आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकेंगे। अब आपका नक्शा तैयार हो गया तो अब आपको एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए या मिस्त्री चाहिए जो कि आपको वो घर बना के दे। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर मुख्तलिफ तरह के उसमें उनके एग्रीमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो फिर स्ट्रक्चर के लिए आप एग्रीमेंट करेंगे। अगर आप टन की बेस के ऊपर पूरा घर बनाना चाहते हैं तो उसके मुताबिक आप कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे और उनसे एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट जो होता है, जो उसकी शराइत होती हैं वो बहुत अहम होती हैं। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से घर बना रहे हैं तो जो उसकी शराइत हैं वो बिल्कुल हर चीज़ तय कर लेनी चाहिए पहले और उसके मुताबिक फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। ये ना हो कि मार्केट में जो लिखी लिखाई चीज़ें होती हैं वो आपको कॉन्ट्रैक्टर लेके आए और आप उसके ऊपर साइन कर दें और बाद में परेशानी का सामना हो। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्टर से साइन किया कि आप मुकम्मल तैयार घर लेंगे। अब इस वक्त जो बहरिया टाउन में रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तैयार घर का, वो 4,500 रुपया पर स्क्वायर फीट है। एक साल पहले ही ये रेट जो था तकरीबन 3,000 से लेकर 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा था।
3,500 में जिन कॉन्ट्रैक्टर में एग्रीमेंट किए हुए थे घर बना के देने के लिए, अभी जो ये डॉलर की सूरत हाल बनी है और जो महंगाई यकदम ऊपर गई है, तो उसमें से बहुत से जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो अपना जो मुआहदा था वो नहीं कर पाए, और बहुत से जो लोग थे उनको बहुत से मसाइल का सामना भी करना पड़ा। तो ये चीज़ भी आप माइंड में रखें कि जो जिस बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी अपनी वर्थ क्या है, उसकी कंपनी की क्या वर्थ है, क्या वो ये मुआहदा जो है जो आपसे किया गया है इसको बर वक्त मुकम्मल कर पाएगा। और इसमें टाइम की बहुत अहमियत होती है। टाइम जो होता है कि कितना टाइम आपको दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर के, कितने टाइम के अंदर वो आपको बना के देगा, और जो आप पेमेंट दे रहे हैं वो किस कंडीशन में देंगे, क्या यकमुश्त के पहले ही पेमेंट देंगे। आमतौर पे जो पेमेंट का शेड्यूल होता है वो 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है कि एक पहला आप हिस्सा दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को और उससे तय करते हैं कि इस हिस्से में इस पेमेंट के अगेंस्ट वो कितनी कंस्ट्रक्शन आपको करके देगा। उसके बाद दूसरा हिस्सा दे देते हैं, जैसे आप कह देते हैं कि ये दूसरी जब मैं आपको पेमेंट दूंगा तो आप इसका स्ट्रक्चर तैयार करके देंगे। तीसरे हिस्से पे फिर आप उसका जो है वो फर्निश करने की तरफ आ जाएगा। तो ये 1 साल का आमतौर पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और आपने अगर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया और 1 साल का मुआहदा कर लिया तो उसमें बहुत से आपको जो मसाइल हैं उससे आप बच जाते हैं। लेकिन इसमें जब आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया तो जो कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज हैं वो आपको देनी पड़ेंगी। वो आम तौर पे 15 से 20% तक जो है कॉन्ट्रैक्टर अपनी सर्विसेज लेता है टर्न की में। जैसे अगर 1 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन आएगी तो इसमें 15 से 20 लाख रुपया जो है वो जो आपको ये सारा घर बना कर दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर, वो अपने सर्विसेज की मद में ले लेगा आपसे। 15 से 20% तक वो अपनी सर्विसेज की मद में लेगा। तो अब आपने जो बजट बनाना है, या आपने अपने माइंड में रख के बनाना है कि टोटल जो आपकी कॉस्ट है वो कितनी आएगी। अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और ये माइंड पूरी इसकी कैलकुलेशन निकालें कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। आम तौर पे जो कॉस्ट निकाली गई होती है वो कॉस्ट नहीं आती, उससे कहीं ज़्यादा कॉस्ट चली जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि इस वक्त जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस वक्त के रेट के मुताबिक कर रहे हैं, जबकि घर बनने में 1 साल लगना है। उस दौरान जो चीज़ों की कीमतें हैं वो लाजमी तौर पर बढ़ेंगी और उसमें प्राइस में फ़र्क आ जाएगा। तो अगर ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्टर, अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर से बना लिया तो एक आपको उसमें सहूलत हो जाएगी, कुछ बहुत से मसाइल से आप बच जाते हैं। और दूसरा इसमें ये होता है कि आप अगर घर बनवाते हैं तो आप खुद बनाते हैं, खुद आप सुपरविजन करते हैं, आप कोई मिस्त्री हायर कर लेते हैं और उससे वो घर बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या कि आप कारोबार कर रहे हैं तो उसके साथ इस प्रैक्टिस को करना काफ़ी आपके लिए मुश्किल का बायस होगा। हाँ, अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे, इस वक्त फ़ारग हैं, तो फिर कुछ आसानी आपके लिए हो जाएगी, लेकिन इतनी भी आसानी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले ये प्रैक्टिस नहीं की, कोई घर नहीं बनाया, इसमें एक ही बंदा इन्वॉल्व होता है, इसमें बहुत से वेंडर इन्वॉल्व होंगे। जैसे ही आपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है तो सबसे पहले जो ईंट है, सीमेंट है, बजरी है, सरिया है, इनके जो वेंडर हैं इनसे आपको तय करना पड़ेगा रेट, चीज़ों की क्वालिटी आपको देखनी पड़ेगी। घर आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद बहुत से और वेंडर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे अभी आपको फिर इसमें किचन एसेसरीज़ के लिए रब्ता करना पड़ेगा, वॉशरूम एसेसरीज़ के लिए अलहदा एक बंदे से रब्ता करना पड़ेगा, और टाइल्स के लिए फिर एल्यूमिनियम का काम होगा, लोहे का काम होगा, लकड़ का काम होगा, और इस तरह के दीगर जो छोटे छोटे फिर आप मुख्तलिफ वेंडर से आप रब्ता करते हैं और उनसे रेट तय करते हैं, या चीज़ों की क्वालिटी आपने तय करनी है। तो ये इसमें बहुत से आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सी आपको परेशानी का इसमें सामना करना पड़ सकता है अगर आप पहली दफ़ा ये प्रैक्टिस कर रहे हैं घर बनाने की। तो इसमें बेहतर ऑप्शन यही होता है कि अगर आपने पहली दफ़ा घर बनाया है तो किसी अच्छे वेंडर के साथ रब्ता कर लें। उसमें आपको प्रॉफिट तो देना पड़ेगा, लेकिन आप बहुत से मसाइल से बच जाते हैं, क्योंकि इसमें जब आप काम शुरू करते हैं तो इसमें कभी मिस्त्री आपको नहीं मिलेगा, कभी पता चलेगा जी वो जो टाइल वाला है वो टाइम पे नहीं आ रहा, कभी इलेक्ट्रिशियन ने आपसे एडवांस ले लिया है और वो ना काम पे आ रहा है और ना आपका एडवांस वापस कर रहा है। तो इस तरह के मसाइल जो है वो आपको फेस करने पड़ते हैं। उसमें ये लेबर है या इस तरह के जो लोग हैं इनका एक ख़ास रवैया होता है, और आपने इस तरह का रवैया पहले नहीं देखा होता, तो आप इससे एंजाइटी और टेंशन का शिकार भी हो जाएंगे और आप कोसेंगे उस वक़्त को जब आपने ये डिसीजन लिया था कि ये मैं घर खुद बना लूँ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मालूमात का ये सिलसिला जारी रहे। शुक्रिया। अब ये तो नए घर के हुए मसाइल,
अब फ़वाइद भी हैं। नए घर में सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप हर एक को खुशी से बताते हैं कि मैंने नया घर खुद बनाया है। और नए घर में जो मेंटेनेंस के मसाइल होते हैं वो कुछ अर्सा तक नहीं होते। अगर आपने अच्छा तरीके से घर बना लिया है तो कुछ अर्सा तक बल्कि काफ़ी अर्सा तक बाज़ दफ़ा मेंटेनेंस के जो मसाइल हैं वो घर में नहीं निकलेंगे। तो इस हवाले से आप बिल्कुल रिलैक्स फील करेंगे कि चलें, परेशानी तो उठा ली लेकिन अब आसानी में है, अब कोई मसाइल नहीं है। और अगर घर बनाते हुए कुछ अच्छे लोगों से काम नहीं करवाया, जो कि एक्सपीरियंस नहीं था जिनका, वो भी नए नए सीखने वाले थे, तो घर बनने के बाद भी कुछ मसाइल आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। 2 माह, 4 माह, 6 माह के बाद आपको सीपेज के मसाइल या कुछ और तरह के मसाइल भी नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो नए घर में जब आप बनाते हैं तो उसमें आप नई टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करवा सकते हैं। जो नई चीज़ें आ रही हैं वो पुराने घरों में बाज़ दफ़ा इंस्टॉलेशन उसकी नहीं होती, नए घरों में वो नई टेक्नोलॉजी आप अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल करवा सकते हैं। कस्टमाइज मुकम्मल घर होता है, जो चाहते हैं जैसा चाहते हैं आपके बिल्कुल ख्यालों के मुताबिक वो पूरा घर बना होता है। ये सबसे बड़ा इसका प्लस होता है। लेकिन इसकी कॉस्ट जो होती है जब आप ख़ुद बनाते हैं तो ये आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। हालांकि कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर ये हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्टर से तो महंगा पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर की निस्बत खुद घर बनाने में ज़्यादा आपकी कॉस्ट आ जाएगी और आपको परेशानी का भी ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। अब दूसरे ऑप्शन पर जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो मैंने कहा था कि पुराना घर लेके रेनोवेट कर लिया जाए। पुराना घर जो होता है ये आप इसको सिलेक्ट जब करते हैं तो इसकी सिलेक्शन में बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो नए घर में नहीं देख सकते। जब आप नए घर के लिए प्लॉट ढूंढते हैं तो वो ज़्यादातर ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे बिल्कुल नया एरिया होता है, नई सोसाइटीज़ होती हैं। पुराने जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे मोस्टली जो है प्लॉट की अवेलेबिलिटी कम होती है। अगर कोई प्लॉट मिल भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो उसको बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादातर नए घर बनते हैं वो नई सोसाइटीज़ में बनते हैं। अब नई सोसाइटी में आपने प्लॉट तो सिलेक्ट कर लिया, अब उस प्लॉट के दाएं बाएं आगे पीछे बहुत ही कम ये मुमकिन है कि वो वहाँ पे घर बने हुए हों। हो सकता है साथ एक घर बना हो और बाकी जगह पे प्लॉट खाली हों, या 2 घर बने हों, 2 प्लॉट खाली हों। तो आम तौर पे ऐसा ही होता है नई सोसाइटीज़ में। अब जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं उनके ऊपर जो कल बंदा के घर बनाएगा वो कैसा होगा ये आपको बिल्कुल नहीं अंदाज़ा। यानी कि जो हमसाया आपका होगा वो कैसा होगा इसको आप अंदाज़ा नहीं कर पाते। और जो पुराने जहाँ पे आप रेनोवेट के लिए घर लेते हैं वहाँ पे आप ये कर पाते हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये मैं पुराना घर ले रहा हूँ रेनोवेशन के लिए, इसमें इर्द गिर्द कैसे लोग रह रहे हैं। जो हमसाया होता है ये बहुत अहम होता है जहाँ पे आपने घर बनाना होता है। आम तौर पे इस चीज़ के ऊपर बहुत से लोग शुरू में नहीं देखते और बाद में कई दफ़ा बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। मैं 1-2 लोगों को ऐसा को भी जानता हूँ जिन्होंने बड़े शौक़ से आके घर बना लिया, बाद में हमसाया इस तरह का को मिल गया और फिर उन्होंने जितने का घर वो बहुत शौक़ से बनाया था उसमें नुकसान करके वो घर बेचा और वो घर बेच के फिर पुराने ही एरिया में चले गए जहाँ से वो पहले रहते थे। वो साहब कहते थे कि जी सारी उम्र जो मैंने बच्चों की तरबियत की थी यहाँ उनका बेड़ा गर्क हो गया। हमारे हमसायों के बच्चे ऐसी ऐसी ज़ात की गालियाँ निकालते थे कि मैं परेशान हो जाता था और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा कि मैं नुकसान कर लूँ। अपनी मेहनत जो 1 साल किया उसको भी नुकसान हुआ मेरा और बाद में मैंने घर को बेचा और जो पुराना जिस एरिया में मैं पहले रहता था वापस मैं उस एरिया में जाने पर मजबूर हो गया हूँ। तो जो हमसाया होता है इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। तो जब आप नया घर लेते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता, जबकि आप पुराना घर जब आप रेनोवेशन के लिए किसी भी जगह लेते हैं तो ये मुमकिन होता है कि आप देख सकें कि इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस होता है पुराना घर लेने में। अब आपने जो पुराना घर ले लिया उसमें आप फौरी शिफ्ट भी हो सकते हैं, जबकि अगर आपने नया घर बनाना है तो 1 साल से पहले बिल्कुल भी ये मुमकिन नहीं होता कि आप नई जगह उस घर में शिफ्ट हो जाएं। पुराने घर में आप फौरी शिफ्ट हो जाएं और इसके साथ साथ ही उसकी रेनोवेशन भी करा सकते हैं। अगर आप फौरी शिफ्ट नहीं होना चाहते तो आम तौर पे 2 से 3 माह के अंदर घर की बेहतरीन जो है वो आप रेनोवेशन कर सकते हैं। अब रेनोवेशन में क्या होना है, रेनोवेशन में आम तौर पे जो तब्दीली की जाती है वो ये है कि आप किचन एसेसरीज तब्दील कर दें, वाशरूम की एसेसरीज जो है वो नई इंस्टॉल करवा लें अगर वो ख़राब हो चुकी हैं। कुछ जगह पे अगर टाइल्स का इशू आ रहा है टाइल्स को तब्दील करा लें।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे, और अगर घर का फ्रंट एलिवेशन है, अब मोस्टली जो ट्रेंड चल रहा है मैंने देखा है बाज़ जगह पे जो लोग घरों को रेनोवेट कर रहे हैं वो फ्रंट एलिवेशन जो है वहाँ पे भी काम करते हैं। वो वहाँ पे ज़्यादातर मार्बल लगा रहे हैं। मार्बल लगने से घर की जो खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और बिल्कुल तब्दील उसकी जो लुक है वो हो जाती है। तो अगर आप घर के फ्रंट एलिवेशन पे कोई अच्छा जो है वो मार्बल जो डिज़ाइन अच्छे का आप लगवा लें तो इससे भी घर की जो है वो खूबसूरती काफ़ी ज़्यादा निकल आती है। अब ये जब आपने पुराना घर लिया तो उसमें जितने भी नकाइज थे वो आप देख के लेते हैं। जब आप पुराना घर सेलेक्ट करना शुरू करते हैं, आपने सबसे पहले तो आपने देख लिया कि आपके हमसाये कैसे हैं, आपकी फैसिलिटी जो आपको चाहिए वो यहाँ से कितनी दूर हैं, और उसके बाद आपने देखा कि घर में नकाइज क्या है। कोई मेजर नुक्स नहीं होना चाहिए घर में अगर आपने रेनोवेशन के लिए लेना है, जैसे क्रैक्स नहीं होने चाहिए घर में, कोई सीवेज का इशू नहीं बड़ा होना चाहिए। अगर उसके अलावा जो छोटे छोटे मसाइल हैं जो इतने बड़े मसाइल नहीं होते, और इसको करने में आसानी से ही आप 2 से 3 माह के अंदर ये काम कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वेंडर भी इन्वॉल्व नहीं होते, चंद वेंडर इन्वॉल्व होंगे, और इसको आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। जैसे आप 1-2 कमरे जो आपकी ज़रूरत है उसको आप फर्निश कर लें, फ्रंट एलिवेशन को फर्निश कर लें, और फिर जैसे आपको ज़रूरत हो बाकी जगह को आप फर्निश कर लेते हैं। पुराने जो घर बने होते हैं ज़्यादातर ये खुले खुले कमरे होते हैं। अब जो नए घर बन रहे हैं इसमें कमरे भी बहुत छोटे छोटे रखे जाते हैं, और पुराने जो घर आपको मिलेंगे फर्निश होने के लिए जो आप लेंगे उसमें आमतौर पे कमरे बड़े होते हैं। उसमें अगर आपके ज़्यादा आपको अब कमरे बड़े करने हैं तो आप बाज़ जगह पे पार्टीशन कर सकते हैं। बड़े कमरों को 1-2 कमरे को छोटा करके भी आप अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और जो पुराने घर होते हैं उसमें तमाम यूटिलिटीज़ के जो फैसिलिटीज़ होती हैं आमतौर पे अवेलेबल होती हैं, जैसे गैस, बिजली, पानी, और इसके लिए आपको ख्वार नहीं होना पड़ेगा। ये सारा कुछ पहले ही आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल जाएगा। पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्पेशली जो खुशहाल मुल्क है, जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पे नए घरों की तामीर कम होती है। जो पुराने घर हैं उनको ज़्यादा रेनोवेट की तरफ लोग जाते हैं। पुराना घर ख़रीदते हैं उसको रेनोवेट कर लेते हैं। इसमें कुछ लोग तो रहने के लिए करते हैं, और वहाँ पे जो इन्वेस्टर है, रियल स्टेट में जो इन्वेस्टर है वो भी इसी प्रैक्टिस को ज़्यादा करते हैं कि वो पुराने घर लेते हैं, पुराने घर को रेनोवेट करके दोबारा बेच लेते हैं। हमारे यहाँ पे ये ट्रेंड बहुत कम है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे भी मैंने देखा है कि ये पुराने घर लेके उसको रेनोवेट करके बेचते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, और वो लोग जो कि एज ए इन्वेस्टर काम करना चाहते हैं उनके लिए नए घरों की निस्बत ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि एक तो शॉर्ट टर्म 2 से 3 माह के अंदर आप घर को कंप्लीट कर लेते हैं, और बहुत से जो मसाइल होते हैं उनसे आप बच जाते हैं, जबकि प्रॉफिट रेशो जो होती है इसमें भी काफ़ी रीज़नेबल मिल जाती है। तो वो लोग जो कि घर बना के बेचना चाहते हैं उनके लिए भी ये अच्छा ऑप्शन होता है कि वो पुराना घर लें जिसमें कोई मेजर फॉल्ट ना हो, तो उसको रेनोवेट करके बेच ले, उसमें अच्छी उनको रिटर्न मिल जाती है। और जो लोग रहना चाहते हैं उनके लिए भी ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है कि वो पुराना घर ले लें। और पुराना घर जो है वो नई सोसाइटीज़ में भी मिल जाते हैं। जो नई सोसाइटी का थोड़ा सा ऐसा एरिया जहाँ पे काफ़ी घर बन चुके हों तो वहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे अगर हम बहरिया टाउन की बात करते हैं तो बहरिया टाउन के जो फेज़ है 1 to 6 है, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। फेज़ 7 में पुराने घर मिल जाते हैं रेनोवेशन के लिए, और इसकी कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और अगर आप अच्छे तरीके से उसको रेनोवेट कर लेते हैं उसमें सारी आपकी मर्ज़ी हो जाती है। जैसे आपने नए घर में अपनी चॉइस की है, इसी तरह पुराने घर में रेनोवेट करते हुए जैसे कलर स्कीम तमाम आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और इसके बाद किचन एसेसरीज़, बाथरूम एसेसरीज़, तो सिर्फ स्ट्रक्चर ही रह जाता है जो कि नज़र नहीं आना। वहाँ पर भी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो कस्टमाइज़ हो जाती हैं अगर आप थोड़ा सा अच्छा बजट उसको पे लगाते हैं। लेकिन जितना भी बजट लगाएंगे वो फिर भी आपको नए घर से इंशाल्लाह कम ही पड़ता है। अगर आपने रीज़नेबल प्राइस में उसको बाय कर लिया है तो अच्छा, उसके ऊपर आप रेनोवेशन का बजट लगाने के बाद भी उसकी जो प्राइस आपको कॉस्ट करेगी वो नए घर से कम होगी। और दूसरा, अगर आप नया घर लेते हैं तो जब आपने नया घर ख़रीद लिया, आपने उसमें रहना शुरू कर दिया, तो अब वो नया घर नहीं है। अब अगर आप उसको बेचते हैं तो वो पुराना घर ही कंसीडर होगा। नया घर वो होता है जिसमें कोई रहा ना हो, आपने 1 माह भी यूज़ कर लिया तो अब उसको कोई आप नया घर करके नहीं बेच सकते। जबकि अगर आपने रेनोवेशन करवाई हुई है घर की तो उसका वो सीन नहीं होता। उसको जब आप बेचेंगे तो आपको बेचने में आप 2 माह 4 माह रहे या साल रहने के बाद भी अगर उस घर को बेचेंगे तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा। हो सकता है प्रॉफिट ना हो, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस होते हैं वो प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं होता तो लॉस बिल्कुल इस तरह के घरों में नहीं होता। तो अब इन दोनों घरों का जो हमने तज्जिया किया है कि अगर आप घर खुद नया बनवाएं या रेनोवेट ले लें
तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कि घर आप पुराना लेके उसको रेनोवेट कर ले। इसमें बहुत से मसाइल से आप बच जाते हैं, बहुत सी जो उसमें आपको परेशानियां हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप कल इसको बेचना चाहते हैं तो भी किसी नुकसान से बच जाते हैं। मज़ीद इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या कोई मशवरा देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो आप राब्ता कर सकते हैं एडवाइस एसोसिएट्स की टीम के साथ, क्योंकि एडवाइस नाम है एतमाद का।